नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करेंगे। आप फोन करके कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम सरकारी कर्मचारियों के हक से जुड़ी सुविधाएं और कानून की जानकारी आपको देने वाले हैं। हर कर्मचारी के कुछ अधिकार और कर्तव्य होते हैं। ये बुनियादी अधिकार उनके कर्तव्य के समानुपाती होते हैं ताकि कार्यस्थल को आरामदेह और कर्मचारियों के लिए अनुकूल बनाया जाए। इन अधिकारों की मदद से कर्मचारियों की आयु, लिंग, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव से सुरक्षा होती है। ये कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए है। वैसे तो कर्मचारियों से जुड़े कई नियम हैं, लेकिन सभी नियम हर कर्मचारी पर लागू नहीं होता है। साथ में छुट्टियां, समान काम के लिए समान वेतन, पेंशन जैसी सुविधाएं भी रहती हैं। तो ये थी बुनियादी जानकारी। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता नवीन पांडे जी, जो आज इस विषय के संबंध में आपको तमाम कानूनी जानकारी देने वाले हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। शुक्रिया। तो नवीन जी, आपको सरकारी कर्मचारियों के हक में जुड़े तमाम कानूनी पहलुओं की आज जानकारी देंगे। अगर आपका इस मसले से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, 012061279667 और 012061279668। दोनों में से किसी भी एक नंबर पर आप डायल करें। सरकारी कर्मचारियों के हक की कानूनी जानकारी आज आप हमारे विशेष कार्यक्रम में हासिल कर सकते हैं। सर, सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को ये बताइए कि सभी कर्मचारियों को पीएल, कैजुअल लीव, सीएल, इसके साथ ही सिक लीव, महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इन छुट्टियों के लिए उनका वेतन नहीं काटा जाएगा। विस्तार में छुट्टियों के अधिकार के बारे में अपने दर्शकों के लिए आज हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई कर्मचारी कहीं भी काम करने के लिए जाता है तो लगातार काम करने की वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी पर भी असर पड़ता है। तो प्रोडक्टिविटी बनी रहे, किसी भी कर्मचारी के लिए कार्यस्थल बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल ना हो और उसके अंदर ऊर्जा बनी रहे, इसके लिए छुट्टियों का प्रावधान किया गया है जी। अब छुट्टियां कई प्रकार की हैं। अब कुछ छुट्टियां ऐसी होती हैं जो आप ले सकते हैं और यदि आपने उन छुट्टियों का उपयोग कर लिया तो वो छुट्टियां उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाती हैं। और किन्हीं कारणवश यदि आप उनका उपयोग नहीं कर पाते तो ना तो उनका आप इनकैशमेंट ले सकते हैं और ना ही वो कैरी फॉरवर्ड होते हैं। जैसे कि कैजुअल लीव और सिक लीव, ये ऐसी छुट्टियां हैं जिसको आप यूज तो कर सकते हैं, लेकिन यदि ये अनयूज्ड रह गई तो इनका कोई इनकैशमेंट नहीं होता जी। वही प्रिविलेज लीव या अर्न्ड लीव, ये ऐसी छुट्टियां हैं जो कि किसी एक निश्चित अंतराल के लिए जब आप काम करते हैं जी, तो हर एक उस अंतराल पे आपको एक दिन का प्रिविलेज लीव मिलता है या आप एक छुट्टी को अर्जित करते हैं, अर्न करते हैं जी। तो जो अर्न की हुई छुट्टियां हैं, इनका यदि आपने उपयोग कर लिया तो छुट्टियां समाप्त हो जाती हैं, लेकिन यदि आप उनका उपयोग नहीं कर पाते हैं तो साल के अंत में आप उनको इनकैश भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अब इनमें जैसे सिक लीव जो है, कई बार ऐसा भी होता है कि काम पर जाने में हम असमर्थ हैं, हमारी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो काम पर जा पाना मुश्किल होता है। तो जनरली क्या होता है कि हर 18 दिन या 16 दिन में, कुछ संस्थानों में 18 दिन का प्रावधान है, कुछ जगह पर 16 दिन का है जी। वहां पर आपकी कुछ छुट्टियां अर्जित होती हैं जी, है ना। अब अर्न लीव की बात यदि हम करें तो पूरे साल भर में कुछ स्थानों के अंदर आपको पूरे साल भर के अंदर 16 दिन का अर्न लीव या प्रिविलेज लीव मिलता है
जी। वही कुछ फंड है जो अधिकतम 18 दिन का भी अर्न लीव आपको देते हैं। जी। मेडिकल लीव जो है महीने में आपको आधे दिन से लेकर के 2 से 3 दिन तक का भी मिल सकता है जी। और उसका उपयोग आप कर सकते हैं। जी। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कार्य अचानक से आ जाते हैं, उनको हम प्लान नहीं कर सकते आगे से, जी। तो इन परिस्थितियों के लिए कैजुअल लीव का भी प्रावधान होता है। जो आकस्मिक कार्य यदि आपके सामने खड़े हो जाते हैं जी। तो उनको वो कार्य जो है आप संपन्न कर सकें अपने निजी कार्य, उसके लिए कैजुअल लीव का भी प्रावधान है। अब क्योंकि ये छुट्टियां हैं और जैसे कुछ छुट्टियां तो आपने अर्जित की, कुछ जो है आपको अपने निजी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल करने के लिए दिया जा रहा है, जैसे कि कैजुअल लीव या सिक लीव बीमारी की अवस्था में। तो ऐसे में यदि वेतन काटा जाए तो ये फिर अन्याय होगा कर्मचारी के साथ। तो इस वजह से, क्योंकि ये छुट्टियां हैं, छुट्टियों के लिए कोई वेतन नहीं काटा जाता और आप इनका उपयोग कर सकते हैं ताकि आपके अंदर ऊर्जा और स्फूर्ति। हेल्पलाइन में आज का हमारा विषय है सरकारी कर्मचारियों के क्या कुछ हक है और उनको किस तरीके से जो वेतन दिया जाता है, अगर वो छुट्टियां लेते हैं तो कितनी छुट्टियां हो सकती हैं और इस दौरान जो ग्रेजुटी है उस पर उनके क्या कुछ अधिकार है। आज हम बात कर रहे हैं सरकारी कर्मचारियों के हक को लेकर और इस विषय पर ज्यादा जानकारी हमें दे रहे हैं अधिवक्ता नवीन पांडे जी। सर, हमारे दर्शकों को ये बताएं कि समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार क्या कुछ है? रेशु जी, समान कार्य के लिए समान वेतन का जो अधिकार है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के मकसद से इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया था, जो कि हर कर्मचारी को अधिकार देता है कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो लिंग के आधार पर हो या किसी भी आधार पर, जाति या रंग या किसी भी आधार पर, यदि योग्य है व्यक्ति, समान योग्यता है, तो समान पद का अधिकार होता है। और साथ ही साथ यदि कार्य एक समान है किन्हीं दो कर्मचारियों का, तो वे दोनों ही बिना किसी भेदभाव के समान वेतन प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर क्योंकि विशेष करके जो अंतर देखा जाता था वो महिलाओं और पुरुषों के वेतन में देखा जाता था। एक समय था जब पुरुषों को ज्यादा वेतन दिया जाता था और महिलाओं को कम दिया जाता था, और इसके लिए न जाने कितने सारे कारण और जस्टिफिकेशंस बताए जाते थे। लेकिन इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट आने के बाद से यह प्रावधान किया गया कि इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ महिलाओं के लिए इसके तहत यह भी प्रावधान किया गया कि महिला कर्मचारी को सुबह 6 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक ही कार्यस्थल पर बुलाकर उससे कार्य कराया जा सकता है। और साथ ही साथ क्योंकि समान वेतन का अधिकार दिया गया, तो पुरुषों के समान ही महिला कर्मचारियों को भी वेतन के अलावा समान बोनस, भत्ते और ऐसे सभी सुविधाओं को प्राप्त करने का समानता का अधिकार दिया गया है। जी। सर, कई और सवाल हैं जो हम आपसे यहाँ पर उनका जवाब जानना चाहेंगे। सर, ये भी बताएं कि ग्रेजुटी का अधिकार उस कर्मचारी को है जिसने कम से कम 5 साल तक लगातार सेवा दी हो, इस पर क्या कुछ नियम है वो आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल रेशमी जी, ग्रेजुटी एक्ट 1972 में लाया गया था और ग्रेजुटी एक्ट के तहत जी हर कर्मचारी को ग्रेजुटी प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। अब यहाँ पर शर्त ये होती है कि कम से कम 5 वर्ष का कार्यकाल संपन्न किया हुआ होना चाहिए, तभी पात्रता बनती है ग्रेजुटी प्राप्त करने की। मौजूदा नियम जो हमारे देश में लागू हैं, उनके मुताबिक यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी में कम से कम 5 साल तक काम करता है और उसके बाद में या तो रिटायर हो जाता है या
किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी की वजह से उस कंपनी को छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में या संस्था में चला जाता है जी। तो वह व्यक्ति जो है ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी होता है। अब ग्रेच्युटी के लिए ये भी नियम है कि 5 साल यदि कंप्लीट कर लिया गया है तो उसका जो फॉर्मूला बनता है कि जो भी 5 साल से ज्यादा का समय है उसके बाद जो भी अंश होता है किसी भी साल का, वो अंश यदि 6 महीने से ज्यादा है तो वो पूरा 1 साल माना जाएगा। लेकिन जो आंशिक वर्ष है वो यदि 6 महीने से कम है तो फिर वो 1 वर्ष जो है नहीं गिना जाता है इस फॉर्मूले में। जी। एग्जाम्पल देता हूं मैं, जैसे किसी व्यक्ति ने 8 साल 7 महीने किसी संस्था में कार्य किया हुआ है तो 8 साल की तो ग्रेच्युटी, ये सीधा सा हिसाब है कि 8 साल की ग्रेच्युटी उसे मिलेगी। लेकिन जो 7 महीने का एडिशनल टाइम है उस 7 महीने को एक एक्स्ट्रा साल गिना जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 9 साल की ग्रेच्युटी प्राप्त करने का अधिकारी होता है वह व्यक्ति। वही मान लेते हैं किसी व्यक्ति ने 6 साल 4 महीने ही काम किया है किसी संस्था में, है ना, तो ऐसी स्थिति में जो 4 महीने की अवधि है उसके लिए कोई ग्रेच्युटी नहीं बनती, सिर्फ 6 साल के लिए ही ग्रेच्युटी की पात्रता बनती है। जी। सर ये भी बताएं, हर कर्मचारी को अधिकार है कि कर्मचारी स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत एम्प्लॉयर की ओर से उसका जो बीमा है वो कराया जाएगा। रोजगार के दौरान किसी तरह की चोट या फिर मिसकैरेज की अगर स्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में बीमा का लाभ मिलेगा क्या, इसको भी आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल ऋषि जी, देखिए जैसा कि आपने बताया इस एक्ट में सेक्शन 38 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि हर एक संस्था अपने कर्मचारियों का बीमा कराएगी। अब यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना होगा। सबसे पहला मकसद, हर कर्मचारी से जो तात्पर्य है वो ये है कि ऐसे सारे कर्मचारी जिनका वेतन 21,000 रुपए महीने या उससे कम हो, ऐसे हर कर्मचारी का बीमा आवश्यक है। और यदि किसी कर्मचारी का दैनिक वेतन 137 रुपए से कम है तो ऐसे कर्मचारियों को अपना अंशदान देने की आवश्यकता नहीं होती। बाकी अन्य सभी कर्मचारियों को भी कंट्रीब्यूट करना होता है इस इंश्योरेंस में अपना कंट्रीब्यूशन। लेकिन यदि डेली वेजेस 137 रुपीज से कम है तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता। अब बेनिफिट्स क्या है? तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत यदि कोई व्यक्ति, कोई कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य किसी गंभीर बीमारी से या किसी भी बीमारी से यदि जूझ रहे हैं तो उनके इलाज का पूरा खर्च जो है ईएसआई द्वारा उठाया जाएगा। ईएसआई के तहत अस्पताल भी स्थापित किए गए हैं जहां पर जाकर के मुफ्त इलाज का भी बेनिफिट लिया जा सकता है। जी। इसी प्रकार यदि डिसेबिलिटी होती है, टोटल डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी, तो ऐसी स्थिति में भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है। यदि कोई महिला कर्मचारी है और वो गर्भवती हो जाती है तो गर्भावस्था के दौरान यदि वो महिला कार्यस्थल पर जाकर कार्य करने में सक्षम नहीं है या फिर मैटरनिटी लीव यदि लेती है तो ऐसे में भी उसको ईएसआई की तरफ से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। साथ ही साथ यदि किसी कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाए कार्यस्थल पर तो वहां पर भी इस बीमे का लाभ लिया जा सकता है। और यदि किसी कारणवश किसी कर्मचारी की किसी प्रकार की डिसेबिलिटी की वजह से बेरोजगारी हो जाती है, या तो थोड़े समय के लिए 2 महीने 4 महीने या 2 साल के लिए, या फिर परमानेंट भी डिसेबिलिटी की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होता है, तो ऐसी स्थिति में भी मुआवजे का प्रावधान किया गया है ईएसआई के तहत। जी।
सर, अभी आप महिलाओं से संबंधित चर्चा कर रहे थे, मैटरनिटी लीव को लेकर आपने यहाँ पर चर्चा की, तो सर इसको भी हम थोड़ा विस्तार से आपसे और समझना चाहेंगे, क्योंकि हर महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव का अधिकार है। इसको किस तरीके से समझ सकते हैं आम भाषा में जो दर्शक इस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, और अगर वो मैटरनिटी लीव पर है तो क्या उनको पूरा वेतन मिलेगा? रेशु जी, मुझे दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट याद आता है जिसमें माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये माना था कि मातृत्व का सुख प्राप्त करना हर महिला का मौलिक अधिकार है, जिसको आर्टिकल 21 भारत के संविधान में भी रिकॉग्नाइज किया गया है जी। इसी अधिकार को और ठोस बनाने के लिए मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी लागू किया गया और इसका संशोधन किया गया था सन 2017 में जी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 2017 के अमेंडमेंट के बाद से जी। इसमें यह प्रावधान है कि हर वो महिला जो गर्भवती है और जिसने उस प्रतिष्ठान के अंदर पिछले 1 साल में कम से कम 80 दिन तक काम किया हुआ हो, वह महिला मातृत्व अवकाश प्राप्त करने की पात्रता हासिल कर लेती है। अब यहाँ पर एक चीज मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो मातृत्व अवकाश है जी। पहली 2 गर्भावस्थाओं में ये 26 सप्ताह के लिए लिया जा सकता है हर महिला द्वारा। वही यदि तीसरी बार महिला गर्भवती है तो 26 सप्ताह का अवकाश नहीं मिलेगा। तीसरी गर्भावस्था में जो लिमिट है वह 12 सप्ताह की होती है जी। साथ ही साथ यदि कोई महिला किसी कम उम्र के बच्चे को गोद लेती है जी, तो उस स्थिति में भी उसे अधिकार है कि वह मातृत्व अवकाश ले सके। इसके साथ साथ यदि कोई महिला सरोगेट मदर बनती है ना, तो उस स्थिति में भी उसको मैटरनिटी लीव लेने का अधिकार होता है जी। अब मैटरनिटी लीव जरूरी नहीं है कि डिलीवरी के बाद ही लिया जाए या सारी छुट्टियां डिलीवरी से पहले ली जाए जी। मैक्सिमम डिलीवरी के 8 हफ्ते पहले से महिला मैटरनिटी लीव पर जा सकती है जी। या ऐसा भी कर सकती है कि पूरी जो 26 हफ्ते की अवधि है जी। वो डिलीवरी के बाद के समय में ले ले। साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम की यदि संभावनाएं बनती हैं उसके कार्यस्थल पर, तो वो इसके लिए भी अपने नियोक्ता से बात कर सकती है और वर्क फ्रॉम होम की भी फैसिलिटी ले सकती है जी। अब यहाँ पर एक चीज और स्पष्ट कर दूंगा कि महिला चाहे परमानेंट एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय हो जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों को बराबर अधिकार है मैटरनिटी लीव लेने का। चलिए, ये तो अच्छा है सर, बड़ी अच्छी जानकारी आपने तमाम महिलाओं को यहाँ पर दी, क्योंकि उनको भी उनके जो अधिकार हैं वो जानने का पूरा हक है और बहुत सारी महिलाओं को शायद इसके बारे में पता भी नहीं होगा। लेकिन एक सवाल आपसे सर, और क्योंकि कई कार्यालय ऐसे होते हैं जहां पर कई घंटे तक कार्य कराया जाता है, कुछ कार्यालय ऐसे होते हैं जिसमें समय की कोई अवधि नहीं होती है और जो एम्प्लॉइज होते हैं उनसे कहा जाता है कि बस आप अच्छे से काम करिए, लेकिन काम के निश्चित घंटे का अधिकार क्या कुछ होता है सर? देखिए, काम के निश्चित घंटे का जो अधिकार है, जॉब्स एंड एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट यदि हम देखें तो डेली बेसिस पर मैक्सिमम 9 घंटे काम कराया जा सकता है किसी भी एम्प्लॉय से और पूरे 1 हफ्ते के अंदर 48 घंटे अधिकतम काम कराया जा सकता है। हालांकि जो ये निश्चित घंटे का जो अधिकार है ये सारे एम्प्लॉइज को इसका बेनिफिट नहीं मिलता है। जो एम्प्लॉइज मैनेजरियल लेवल पर या नॉन मैनेजरियल लेवल पर एग्जीक्यूटिव पोजीशन में काम करते हैं, है ना, माफी चाहूंगा, यहाँ थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग हो गया। कोई बात नहीं सर। मैनेजरियल लेवल या वर्कर में कोई भेदभाव नहीं किया गया है जी। और जो काम करने का समय सीमा है
वो दैनिक तौर पर 9 घंटे और साप्ताहिक तौर पर 48 घंटे है। साथ ही साथ यदि आवश्यकता होती है तो जो लेबर इंस्पेक्टर हैं उनको नोटिस देने के बाद में 48 घंटे से बढ़ाकर 54 घंटे तक किया जा सकता है ना। और पूरे साल भर में यदि ओवरटाइम भी कराया जाता है तो ओवरटाइम पूरे साल भर में 150 घंटे से ज्यादा नहीं कराई जा सकती है किसी भी कर्मचारी के द्वारा। जी, तो ये नियम है जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतनी अहम जानकारी हमारे तमाम दर्शकों को देने के लिए। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।